गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। हमारा चल रहा था बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर रिलेटिव कंसेप्ट, और रिलेटिव कंसेप्ट का बेस हमने v रिलेटिव इक्वल्स टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम के कंसेप्ट को सीख लिया था। और लास्ट में जाते जाते मैंने एक साइक्लिस्ट और बस के ओवरटेकिंग वाला सवाल आपको करवाया था और बताया था आपको वहां कि इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेटिव फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेटिव फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, कब यूज करना है? जब रिलेटिव एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो पर कांस्टेंट हो, यानी जीरो नहीं हो और कांस्टेंट हो, तब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेटिव फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। चलिए, मैंने कहा भी था आज जाते जाते कि अगली क्लास में आपको इस रिलेटिव मोशन पर बेस एनसीईआरटी में पूछे हुए सवाल बताऊंगा। तो मैं आपको एक सवाल एनसीईआरटी का जो v रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम का था, दो टाउन वाला सवाल, टाउन ए से टाउन बी की और रेगुलर बस सर्विसेज थी, हर बस t मिनट के टाइम इंटरवल पर छोड़ी जा रही थी। ठीक है, एक साइक्लिस्ट जो कि ए से बी की तरफ जा रहा था, उसी डायरेक्शन में जाने वाली बस 18 मिनट में उसको क्रॉस कर रही थी, ओवरटेक कर रही थी, और सामने से आने वाली बस 6 मिनट में। तो आपको बसेस की स्पीड और उस टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करना था। वो भी एनसीईआरटी का सवाल था बच्चों। आगे देखेंगे एनसीईआरटी के सवाल, 3 सवाल और एनसीईआरटी किताब के अंदर दे रखे हैं बच्चों इस रिलेटिव कंसेप्ट के। मैं अब डायग्राम ही बनाऊंगा, क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला सवाल एनसीईआरटी का, 2 ट्रेन्स A and B each of length 400 meter are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B। दो ट्रेन है बच्चों, दोनों ही 400 मीटर लंबी हैं। एनसीईआरटी के सवालों की विशेष बात यह होती है बच्चों कि उसकी जो लैंग्वेज है ना, वो बस समझ में आ जानी चाहिए। ये ट्रेन बी है, ये भी 400 मीटर लंबी है बच्चों, ये भी 400 मीटर लंबी है। क्वेश्चन में साफ बोला है कि विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये भी 72 किलोमीटर पर आवर से है बच्चों। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। अभी तो दोनों सेम स्पीड से चल रही, तो कोई ओवरटेकिंग वगैरह तो होनी, पर बी के ड्राइवर ने यह डिसाइड किया कि मैं ट्रेन ए को ओवरटेक कर दूं। तो ऑब्वियसली इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस ट्रेन को दिया गया एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ बच्चों। इफ आफ्टर 50 सेकेंड, 15 सेकेंड के 50 सेकेंड के बाद, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। इस लाइन का मतलब ही सबसे इंपॉर्टेंट है यार। बी ट्रेन का जो गार्ड होता है, गार्ड तो हमेशा बच्चों पीछे बैठता है, ये बी ट्रेन का गार्ड है। जस्ट ब्रशेस द ड्राइवर ऑफ ए, और ए का ड्राइवर तो यहां होगा बच्चों, ड्राइवर आगे होता है। इसका मतलब है कि ये ट्रेन पूरी की पूरी इसको ओवरटेक कर गई है, क्योंकि इस गार्ड की पोजीशन इसके सामने तभी आएगी बच्चों जब ओवरटेकिंग की सिचुएशन कंप्लीट हो रही होगी। यह इस लाइन का मतलब था। 50 सेकंड के अंदर ऐसी घटना हो गई है कि 50 सेकंड के अंदर बी का जो अपने पास में ये था गार्ड,
वो ट्रेन ए के ड्राइवर को जस्ट पास कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये आपको ओवरटेकिंग टाइम दिया जा रहा है। आगे देखें फिर क्या है, वॉट वॉज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए। ड्राइवर ऑफ ए और बी के गार्ड के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी होगी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बोले सर ये डिस्टेंस तो 800 मीटर, नहीं, इनके बीच में कोई इनिशियल सेपरेशन भी तो है ना यार बच्चों, ये वाला, ये हम कैसे निकालेंगे। तो चलो ध्यान से देखो, रिलेटिव एक्सीलरेशन को अगर देखोगे बच्चों तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली ट्रेन उसको पार कर रही है, तो ट्रेन बी का ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन अगर देखोगे, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए लिखोगे, 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा बच्चों, ठीक है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो 0, क्योंकि इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस। टाइम आपको दे दिया गया बच्चों 50 सेकंड का, तो बहुत सिंपल सा यार, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर अपन रिलेटिव फॉर्म के अंदर लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि u तो 0 है। अब s रिलेटिव कितना बनेगा ये हमें बताना है बच्चों। इनके बीच का सेपरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मैं पूरा का पूरा कैपिटल X मान लेता हूं यार बच्चों। तो कैपिटल X इक्वल टू हाफ, a की जगह पर 1 और t की जगह पर आपको दे रखा बच्चों 50 का स्क्वायर। कितना आया बच्चों यार, ये x इक्वल टू, ये हो गया भाई 2500 बाई 2 करोगे तो 1250 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कैपिटल X की वैल्यू आ गई है, क्योंकि इस पोजीशन से इस पोजीशन पर इसको आने के लिए 50 सेकंड का टाइम दिया गया था। ये और भी अच्छा सवाल बन सकता था कि इसी के अंदर आपसे ये भी पूछ लेता कि व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ ए एंड ड्राइवर ऑफ बी। इनिशियल ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब ये स्मॉल x भी पूछ ले आपसे, तो यार कैपिटल X तो आपको मिल ही गया है ना बच्चों, और कैपिटल X है कि एक्चुअली में 1250 मीटर है, पर मुझे मालूम है कि कैपिटल X होगा कितना, 400 प्लस 400 800 प्लस स्मॉल x होगा। बस तो इसको उधर ले जाओ तो x की वैल्यू 450 मीटर अपने पास में इनिशियल सेपरेशन। बिटवीन गार्ड ऑफ ए एंड ड्राइवर ऑफ बी, ये इनके बीच का, ये मैंने अपनी तरफ से पूछा, ध्यान रखना, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से पूछा है। उसने तो सवाल यहां तक पूछा था, मात्र एक लाइन का सवाल है, पर सवाल को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसा मैंने कहा सवाल में दम नहीं होगा, पर एनसीईआरटी के सवालों की लैंग्वेज को समझना ही इंपॉर्टेंट थॉट होता है बच्चों। चलो देखते हैं अगले सवाल को, एनसीईआरटी का अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल कराने जा रहा हूं एनसीईआरटी का, ध्यान से देखिएगा। बोला है बच्चों, ऑन अ 2 लेन रोड, 2 लेन रोड का मतलब आप सब जानते ही हो यार, 2 वे रोड जिसको आप कहते हो, 2 लेन रोड वही होता है बच्चों, यानी एक साइड जाने की और एक साइड आने की। ये साइड जाने की अगर, तो ये साइड आने की है, ऐसा 2 लेन रोड मैंने बना दिया है। कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मान लिया यार बच्चों कि ये कार ए है और ये 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो कार ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको आप 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यार। आगे देखें, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 कारें बी और सी जो कि अपोजिट में आ रही है और कार ए को अप्रोच कर रही हैं। मान लिया बच्चों यार कि ये मेरे पास में कार बी है, ये इधर से आ रही है, और ये कार सी है बच्चों जो इधर से आ रही है। दोनों कार बी और सी कार ए को अप्रोच कर रही हैं और दोनों की दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, 54 किलोमीटर पर आवर।
तो कार बी और कार सी दोनों की स्पीड आपको 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बच्चों। यानी ये स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, पर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे पढ़े अब जरा क्या है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पर, व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, जितना ये ए बी आपको डिस्टेंस दिख रहा है यहां पर, उतना ही ए सी भी है बच्चों, और दोनों के दोनों डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर आपको दे रखा है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है बच्चों 1000 मीटर। यानी कार ए से दोनों की दोनों कार बराबर डिस्टेंस पर है जिस इंस्टेंट पर है। आगे देखें क्या बोला है फिर। वॉट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। दोनों की दोनों कार बी और कार सी, कार ए को अप्रोच कर रही है और जिस इंस्टेंट पर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है उस इंस्टेंट पर कार बी का एक्सेलरेशन कितना हो कि ये इसको जस्ट क्रॉस करे, उससे पहले ही ओवरटेक कर जाए। ओवरटेक करके इधर आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वरना इसको इस लाइन से आना पड़ेगा और पता चला दोनों सेम टाइम पे पहुंच गई, ठीक है। पर अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए तो ही जाकर ये इससे ठीक पहले, जितने समय में ये यहां पहुंचे उतने समय में ये पहुंच जाए, पर इसको ओवरटेक भी कर दे। तो मैं ये देखूं यार पहले कि आखिर ये कार और ये कार मिल कितने समय में रही है, और इन दोनों कार के पास में कोई किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर कार ए एंड सी। ए और सी में देखेंगे तो यहां कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो आप यहां पर कंसेप्ट यूज कर सकते हैं वी रिलेटिव इक्वल्स टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम का। बच्चों दोनों का मोशन अपोजिट में है तो ऐड हो जाएंगी, 15 और 10 25 हो जाएगा बच्चों, और इनिशियल सेपरेशन इनके बीच में 1000 है, वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो यहां से टाइम की वैल्यू आपको मिलती है बच्चों 40 सेकेंड। यानी इस कार को अगर एक्सीडेंट बढ़ाना है तो अपनी स्पीड को बढ़ाए और 40 सेकेंड जस्ट कंप्लीट हो उससे पहले ही इसको ओवरटेक कर दे। तब कार बी के लिए देखें अपन, फॉर कार बी एंड ए, दोनों के लिए देखेंगे तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो बनेगी यार बच्चों, को वही तो निकालना है। ए कांस्टेंट है पर इसकी वैल्यू मुझे निकाल कर देनी है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, ए आपको निकालना है, एस आपको पता ही है। तो एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव टाइम का स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस रिलेटिव, तो बच्चों वही 1000 आ जाएगा। यू रिलेटिव की वैल्यू देखोगे तो 5 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 5 आएगा। टाइम आपको पता 40 हो जाएगा बच्चों, प्लस हाफ ए की वैल्यू ए है और टाइम की जगह पर 40 का स्क्वायर। तो ये बना बच्चों 200, 200 को इधर लाओ तो ये 800 रह जाएगा, और यहां पर 1600, 1600 बटे 2 करोगे तो 800 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, दोनों कंसेप्ट का यूज करवा लिया बच्चों, दोनों कंसेप्ट का यूज हो गया इसके अंदर। वी रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम का भी और इक्वेशन ऑफ मोशन का भी। एक अच्छा सवाल है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे बच्चों। यह भी बड़ा प्यारा सवाल है अगला वाला, यह भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव, यानी एक लिफ्ट है बच्चों जिसकी छत खुली हुई है और उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है। ये ले भाई खड़ा कर देते हैं, हमारे क्या है, जैसा वो कहता मैं वैसा ही करता हूं, दिमाग लगाता ही नहीं हूं। थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद द स्टेशनरी लिफ्ट है, ध्यान रखना। यानी लिफ्ट का कोई मोशन नहीं हो रहा है और ये एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है बच्चों।
अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां का जो u आपको दे रखा है वो 49 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा अपने से हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स, इसके हाथ में वापस से कितने टाइम के बाद आ जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा यार एक तरीके से लिफ्ट के अंदर, स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर फेंके, जमीन पर खड़ा होकर फेंके, बात एक ही है। तो इस केस का तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट मैजिकल फॉर्मूले से निकल सकता है बच्चों, 2u/g से। ध्यान से देखो, यहां पर 49 कर देता हूं, यहां पर 9.8 कर देता हूं, डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ा दो, ठीक है। 49 1 जा 1, तो ये तो 10 बनेगा, 49 2 जा 98, 2 से 2 कट जाएगा, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड आ जाएगी बच्चों, यानी बॉल 10 सेकंड के अंदर वापस से लौटकर इसके पास आ जाएगी। अब आगे की बात ध्यान से सुनेंगे। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, अब यही लिफ्ट के सेकंड दे रहा है अब आपके पास में, कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो भैया अब इसने वापस से बॉल को फेंका और वही वापस से मैक्सिमम स्पीड 49 मीटर पर सेकंड से फेंका है, एंड द बॉय अगेन थ्रोज द बॉल अप विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, जितने से वो फेंक सकता था, तो उसकी स्पीड तो 49 थी ना यार, तो वो स्पीड 49 मीटर पर सेकंड थी बच्चों। तो पूछ रहा है अपने से अब हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स, वापस से बॉल कितने हाथ, वापस से बॉल कितने टाइम के अंदर वापस उसके हाथ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहां प्रोजेक्टेड वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वो होगी बेटा 49 + 5। रीजन, क्योंकि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में से अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, जैसे मैं अगर कार में बैठा हुआ हूं तो कार की जितनी स्पीड होगी उतनी मेरी भी होगी, मेरे हाथ में एक बॉल है उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी, मतलब मैं फेंकूंगा नहीं तब भी उसके पास 5 मीटर पर सेकंड की तो वेलोसिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है ना। 49 उसको और मिल जाए तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 54 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 54 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बॉल पर भी जी लग रहा होगा, लिफ्ट पर भी जी लग रहा होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा यार बच्चों। तो यहां पर ए रिलेटिव तो 0 ही होगा, क्योंकि लिफ्ट पर भी एक्सेलरेशन जी काम कर रहा होगा और बॉल पर भी जी काम कर रहा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चों, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 तो कंसेप्ट वी रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम का लगेगा। ध्यान से देखो, बॉल की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ये है, लिफ्ट की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी 5 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 49 ही होगा ना भाई, यहां लिखना है 49। और वापस से हाथ में आने का मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अच्छा टाइम चाहिए ना अपने को, सॉरी टाइम चाहिए अपने को, तो टाइम अगर चाहिए तो वापस से लौट कर आएगी, तो वापस से कंसेप्ट तो वही बनेगा बच्चों, 2u/g के बराबर का, क्योंकि 2u की जगह पर वही 49 आएगा, g की जगह पर वही 9.8 आएगा, अगेन 10 सेकेंड ही मिलेगा आपको, क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी 49 ही रही ना यार। अगर मैं प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखूंगा तो बॉल की वेलोसिटी माइनस लिफ्ट की वेलोसिटी, बॉल की 54 है और इसकी कितनी है बच्चों, 5, तो जवाब तो 49 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा ना यार। और अगेन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होना है उसका, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब बॉल का हाथ से निकलना और हाथ में वापस से पहुंच जाना, ठीक है। तो ये वापस से 10 सेकेंड ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये कुल मिलाकर लिफ्ट पर बेस अपने पास में सवाल था, एक अच्छा सवाल कंसेप्चुअल, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी बच्चों। तो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जो बनी यहां पर वो मैंने सब आपको करवा दी। अब आते बच्चों हम अगले कंसेप्ट पर। हमारा रिलेटिव के अंदर जो अगला कंसेप्ट था, पहले उस कंसेप्ट को समझें और फिर उस पर बेस जो बात होती है रेनमैन वाली प्रॉब्लम की। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट अगर
अलग अलग डायरेक्शन में अपनी अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं, तो कंसेप्ट आपको रिलेटिव इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस का कंसेप्ट लगाना है, पर वो लगाना है वेक्टर फॉर्म के अंदर। उसी पर बेस एक बार सवाल पूछा गया था बच्चों। सवाल क्या था सुनिएगा। अ ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ with speed 54 kilometer per hour and a monkey running on the roof of train in opposite direction with 18 kilometer per hour with respect to train. Find velocity of monkey with respect to a person standing on ground. बड़ा ही मस्त सवाल है, देखो जरा ध्यान से। या नॉर्थ होता है बच्चों या साउथ होता है। एक ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है बच्चों। अब ये मत समझ लेना यार ट्रेन ऊपर कैसे जाएगी सर। अरे नॉर्थ ऊपर नहीं होता भाई, आपके चेहरे के सामने होता है, फेस के सामने होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपको दे रखा 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकंड लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड के अंदर। अब बोला अपने से कि इसकी छत पर एक मंकी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है विद 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यानी आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखा 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है, ध्यान रखना। और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यानी मंकी की आपको बताना है वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो इसको अगर हम देखेंगे बच्चों यार, मंकी की वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में बनेगी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। पर आपको पता है पर्सन तो रेस्ट कंडीशन में भाई, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड बोला है, तो ये तो जीरो है ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी जो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पूछ रहा है वो वेलोसिटी ऑफ मंकी ही होगा, ये मुझे निकाल कर देना है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, इसको निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब आपको सवाल में ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखा है आपको अपोजिट टू ट्रेन मोशन, इसका मतलब साउथ में है। तो ये हो जाएगा बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। कहां पर है, साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका मैं -5 जे कैप लिख सकता हूं। वेक्टर फॉर्म में यूज करना है इस कंसेप्ट को। रिलेटिव इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस ही है ये। वेलोसिटी ऑफ मंकी मुझे निकाल कर देना, ट्रेन की वेलोसिटी अपने पास में 15 मीटर पर सेकेंड जे कैप। इसको आप उठाकर इधर ले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ मंकी मिलेगा बच्चों 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड के अंदर। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी आप कह सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, जो जमीन पर खड़ा हुआ आदमी उसको ये नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकेंड से। हो सकता है आपको ऑप्शन किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जरा इसी कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों हम देखेंगे कंसेप्ट अपने पास है रेन मैन वाली प्रॉब्लम की। मैं बात कर लेता हूं आपसे जरा पहले, तो ध्यान से देखें रेन मैन प्रॉब्लम को कैसे हमें उन चीजों को करने के लिए क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। कुछ बातें ऐसी है बच्चों जो कि हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी जाकर ये कंसेप्ट समझ में आता है बच्चों। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं,
पहले वो समझ लीजिएगा, उसके बाद ही जाकर आपको समझ में आएगा। रेन मैन प्रॉब्लम बोलो इसको, या कभी कभी विल्ड मैन प्रॉब्लम भी बन जाती है बच्चों। विल्ड मैन प्रॉब्लम्स, हवा और आदमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात जब होती है तो देखिए यह बात हो रही है विंड की और रेन की। तो ये दोनों ऐसी चीजें बच्चों, रेन भी और विंड भी, ये दोनों ही नेचुरल की बात हो रही है, नेचुरल की, दोनों नेचुरल हैं। इनमें से कोई भी आर्टिफिशियल हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा बात करनी है आपको नेचुरल की। आर्टिफिशियल रेन का मतलब ये नहीं फव्वारे से भी रेन गिरा सकते हैं हम, ठीक है। शॉवर से रेन, मतलब जो बाथरूम में शॉवर से अपना चलता है वो भी रेन की तरह बिहेव करता है, पर वो नहीं। हवा पंखे से भी चला सकते हैं बच्चों, ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन ऑफ रेन की अगर मैं बात करूं आपसे, डायरेक्शन ऑफ रेन, तो रेन की आपको सिर्फ दो ही नेचुरल डायरेक्शन मिलती हैं बच्चों। या तो रेन वर्टिकली फॉल होती है, ये वर्टिकल फॉल कहलाता है बच्चों, या फिर इंक्लाइंड फॉल होता है, यानी रेन ऐसे तिरछी फॉल होती है, ऐसे या ऐसे, एक ही बात है, ठीक है। इंक्लाइंड फॉलिंग, दो ही तरीके से केवल डायरेक्शन मिलेगी, या तो इंक्लाइंड पोजीशन वाली डायरेक्शन मिलेगी आपको, या वर्टिकल फॉल वाली डायरेक्शन मिलेगी। और डायरेक्शन ऑफ विंड की अगर बात करेंगे बच्चों, नेचुरल विंड की, तो नेचुरल विंड जो होता है ना बच्चों, उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ब्लो होता है उसका। हो सकता है राइट से लेफ्ट बह जाए, या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना अपने बस में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सी होती है, कंसेप्ट ऐसा होता है। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरे फेस के सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट साइड पर ईस्ट, लेफ्ट साइड पर वेस्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो ऐसे ही अपने पास में ये भी विंड जो है केवल और केवल, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली अगर इसको फील किया है, क्योंकि विंड को देख तो सकते नहीं है बच्चों, फील कर सकते हैं, तो हम हमेशा हवा को सामने से आता हुआ फील करते हैं, या पीछे से आता हुआ फील करते हैं, या राइट से लेफ्ट की तरफ, या लेफ्ट से राइट की तरफ, बस ऐसे ही फील करते हैं। कभी हमने नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ फील नहीं किया होगा नेचुरल विंड को। तो ये दो डायरेक्शन कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, पहली बात तो। दूसरी बात, अब इसके जो सवाल होते हैं ना बच्चों, वो सवालों की लैंग्वेज से चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं एक सवाल पहले बोलता हूं, उससे तीन बातें मैं आपको क्लियर करूंगा, और फिर उस सवाल को मैं करवा भी दूंगा हाथों हाथ, ठीक है। चलिए क्या सवाल है देखें जरा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड holds an umbrella at 30 degree from vertical, ठीक है। आगे बोला है सवाल में, he throws the umbrella, and start to run with 10 kilometer per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find velocity of rain with respect to running man. ये पूछा हुआ सवाल है बच्चों, और बड़ा ही सबसे मस्त सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो है ये। क्या है समझो अब जरा, इससे और कंसेप्ट की बात भी मैं आपसे कर लूं। जैसे सवाल में लिखा हुआ है बच्चों, ही फाइंड्स दैट, कभी आएगा ही फील्स दैट, कभी बोलेगा ही अपीयर्ड दैट, और कभी आएगा ही ऑब्जर्व्ड दैट,
ठीक है, जो जो काम की बातें मैं बताता रहा हूं साइड में लिख देता हूं। ही फील्स दैट, फाइंड्स दैट, अपीयर दैट, ऑब्जर्व दैट, जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर ले सवाल में तो समझ लेना कि यहां पर रिलेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड्स दैट, फील्स दैट, appeared that, observed that, ऐसी वर्डिंग कोई भी हो तो इट मीन्स रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव है वो, ये पहली काम की बात होगी बच्चों। अब दूसरी बात इसमें काम की बात देखो क्या है, समझना ध्यान से। बोला है अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, आदमी खड़ा हुआ है, होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर छाता लेकर इंसान खड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो ध्यान से समझ लेना कि यह आदमी मैंने खड़ा कर दिया बच्चों, अब इसको वर्टिकल से छाता पकड़वाना है तो कोई तो छाता इस डायरेक्शन में पकड़वा देगा और कोई छाता इस डायरेक्शन में पकड़वा देगा। ठीक है, अब कौन सा सही है, प्रॉब्लम ये, क्योंकि अगर ऐसे पकड़वाए इसका मतलब बारिश इधर से आ रही है और अगर ऐसे पकड़वाए तो इसका मतलब बारिश इधर से आ रही है। तो सवाल में हमें मेंशन नहीं किया किधर पकड़ना है, तो डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन, डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन is not given in question, given in question, then we take always positive direction। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि एंगल की हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो सवाल में जैसे नहीं दिया तो आपको एंटी क्लॉक में पकड़वाना है, यानी ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही होगा हमारा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे बोला है ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट टू रनिंग। अब प्रॉब्लम ये, तीसरी बात बताने जा रहा हूं, कोई इस आदमी को इधर दौड़ता हुआ दिखा देगा और कोई इस आदमी को, ओहो, इधर दौड़ता हुआ दिखा देगा। प्रॉब्लम है कि ये वाला करेक्ट माने कि ये वाला करेक्ट माने यार, डायरेक्शन तो दी नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन गिवन नहीं है, तो ऑलवेज टेक पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट गिवन देन टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ही कंसीडर करनी होगी। ठीक है, चलिए यार बच्चों, ये काम की बातें सब मैंने आपको बता दी। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो मैं सब कंसेप्ट वाली जो बातें बताई वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। देखो इधर फील करना पड़ता है सवालों को। यह बोला है कि एक आदमी वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर छाता लेकर खड़ा हुआ है। यह वर्टिकल एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन गिवन नहीं है, तो छाते को आप एंटी क्लॉक वाले एंगल पर पकड़वा दीजिए 30 डिग्री। इसका मतलब रेन फॉल ऐसे हो रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ रेन फॉलिंग आपको मिल गई है। अब बोला ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट टू रन, आदमी ने छाते को फेंका और दौड़ना शुरू कर दिया बच्चों। डायरेक्शन ऑफ मोशन गिवन नहीं, तो ऑलवेज टेक पॉजिटिव डायरेक्शन 10 किलोमीटर पर आवर से। फिर आगे लिखा हुआ है ही फाइंड्स दैट, यानी रिलेटिव, किसने फील किया, आदमी ने,
किसको फील किया? रेन को। तो किसकी किसके रेस्पेक्ट में बनी? रेन की मैन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेन और विंड ये दो चीज ऐसी हैं बच्चों जिनको हम तो फील कर सकते हैं पर ये हमें कभी भी फील नहीं कर सकती। इसलिए रेन को और विंड को कभी भी रेफरेंस नहीं बनाओगे, रेफरेंस मैन को यानी हमें ही बनना पड़ता है। तो ये आपको VRM गिवन है, डायरेक्शन ऑफ VRM गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन, यानी इसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यार मुझे मालूम बच्चों की वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो मैं दो ही लाइन में कर दूंगा सवाल को, समझो जरा ध्यान से। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसके बीच में सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है बच्चों। तो आपको पता है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना यार, वी रेन के अंदर ऐड कर दे नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वी मैन को। ये मेरा पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड करूंगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा मेरा। तो पहला वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन जो किधर है? वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर। तुरंत मैंने ये वर्टिकल बनाया, इससे 30 डिग्री के एंगल पर रेन को फॉल होते हुए दिखा दिया। वैल्यू मुझे पता नहीं है पर एंगल जरूर मुझे पता है 30 डिग्री क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉक में, सॉरी ऐसे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। अब फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकंड राइट साइड पर है, किलोमीटर पर आवर। तो उसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों? लेफ्ट में होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन है ये 10 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आता है। तो रिजल्टेंट जो बनना है वो रिलेटिव ही बनेगा, और वो रिलेटिव की डायरेक्शन आपको मालूम है वर्टिकली फॉल हुई। तो यहां से आपको रिजल्टेंट बनाना है पर वर्टिकल ही बनाना, क्योंकि वर्टिकल दिया और यही आपसे पूछ रहा है। अब देखेंगे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आपको पता है और बेस आपको निकाल कर देना है। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं बच्चों tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पर 10 है, बेस पर VRM है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों। तो यहां से आप VRM को कैलकुलेट करोगे, 10√3 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर बनेगा। ये लीजिए आंसर, बहुत ही प्यारा सवाल। अब इसको मैं फील करवाता हूं सवाल को, ध्यान से देखना आप। ठीक है, सवाल तो सॉल्व कर दिया मैंने पर इसको फील करना भी जरूरी है। फील करोगे तो जाकर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा बच्चों। तो इसको फील कीजिए। अब आप कैसे फील करेंगे देखो अब जरा ध्यान से। शुरुआत में जो बारिश हो रही है बच्चों वो इंक्लाइंड पोजीशन पर हो रही है, और जैसे आदमी ने दौड़ना शुरू किया तो वही बारिश इसको वर्टिकली फील होना शुरू हो गई। तो अगर मैं देखूं तो यार इस बारिश का सही डायरेक्शन ये वाला था जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर था। तो इस VR की वेलोसिटी की अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों VR cos 30 और ये वाला कंपोनेंट होगा VR sin 30। इसको मैं VR/2 लिख सकता हूं और इसको मैं VR√3/2 लिख सकता हूं। जैसे ही आदमी ने दौड़ना शुरू किया तो उसको केवल रेन वर्टिकल ही फील हो रही है बस। इसका मतलब हुआ कि रेन को, आदमी को जो फील हुआ है वो केवल ये वर्टिकल कंपोनेंट ही फील हुआ है, हॉरिजॉन्टल में कुछ फील ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसने रिलेटिव क्या बोला है? वर्टिकल। इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही फील हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो एक्चुअली में होगा VR√3/2। पर प्रॉब्लम है कि अगर मुझे VR मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई VRM नहीं फील हुआ आपको, हॉरिजॉन्टल कुछ फील नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये वाला कंपोनेंट फील ही नहीं हुआ।
और ये कंपोनेंट और आदमी के मोशन की डायरेक्शन सेम है बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 बन जाना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि Vm और Vr हॉरिजॉन्टल जो होगा वो 0 होना चाहिए। अब मुझे Vm की वैल्यू पता है 10 है, और ये इसको इधर ले जाओ तो ये Vr/2, तो यहां से Vr की वैल्यू आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस Vr को उठाकर आप यहां रख दीजिए, 20/2 करोगे 10√3 किलोमीटर पर आवर, वापस से आंसर आ जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिकल सोच कर भी कर सकते थे सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे तो ये एक सवाल ही इतना कंसेप्चुअल सवाल है कि सारी बातों को ये यहीं पर समझा देता है। इसके अलावा तो अब आप छोटे छोटे से सवाल भले करते रहिए, तो वो सवाल तो कोई सवालों में सवाल नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, असली अच्छा सवाल जो था वो यही एक सवाल मात्र है जो एनसीईआरटी का भी सवाल है, और जनरली हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब तो सवाल ऐसे पूछ लेता है बच्चों, जैसे एक सवाल और करवा देता हूं कि रेन वर्टिकली फॉल हो रही है u वेलोसिटी के साथ, एक कार v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बताओ कार से कितने एंगल पर, कार के शीशे से मतलब फ्रंट ग्लास से कितने एंगल पर रेन फॉल होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, इसको वैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन के अंदर नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ कार को ऐड कर दो, वीआर से दिख जाएगा आपको। ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर दोनों को ऐड करोगे यही रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, ये लीजिए। ठीक है, जिसकी वैल्यू u दे रखी है आपको, और कार की नेगेटिव वेलोसिटी होगी लेफ्ट साइड में, जिसका मैग्नीट्यूड v के बराबर दे रखा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर यही वाला बनेगा बच्चों, यही VRC बनेगा। तो इसका बता रहा कार से कितने, वर्टिकल से कितने, मतलब ग्लास, फ्रंट ग्लास से, तो ग्लास वर्टिकल होता है भाई, वर्टिकल से एंगल बता रहा है। तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर बता है, बेस बता दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए यार बच्चों, यानी V/U, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स V/U फ्रॉम वर्टिकल, ये लीजिए आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे सवाल बनेंगे बच्चों यहां पर रेनमैन वाली प्रॉब्लम के। यहां काइनेमेटिक्स का पार्ट अपना खत्म होता है बच्चों। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा काइनेमेटिक्स का लिस्टिंग कैसे करना है कंसेप्ट का। तो कंसेप्ट लिस्टिंग की बात मैं कल करूंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।